हेलो नमस्कार साथियों, मैं आर के गुप्ता आप सभी का जीनियस कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। और आज हमारी भूगोल की तीसरी कक्षा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। सबसे पहले आप एक काम करना, हमारे प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर भूगोल की जो पहले 2 कक्षाएँ हैं उनको पढ़ने के बाद ही ये कक्षा पढ़ना। आज की कक्षा में हम भारत के जो मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और भारत का जो मानक समय है इन पर चर्चा करेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बशर्ते पढ़ना कैसे है, आप सभी को एक एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है। जितना मैं आपके कराऊँ सबके सबको नोट डाउन करके चलना है साथ के साथ। तो साथियों, सबसे पहले यदि बात की जाए कर्क रेखा की, कर्क रेखा है क्या, ठीक है। इससे पहले हमने जो सबसे पहली कक्षा ली थी इसके अंदर हमने एक बात की थी अक्षांश रेखाओं की। सबसे पहले जो हमारे आप कक्षा देखोगे तो इसमें थोड़ी सी चर्चा की थी हमने अक्षांश रेखा की। अब ये अक्षांश होता क्या है, सबसे पहले साथियों हम एक प्रवृत्ति मान लेते हैं, ये हमारी एक प्रवृत्ति है, अर्थ है, ठीक है। अब जो ये अर्थ है इन पर कुछ काल्पनिक रेखा खींची गई है, अर्थ पर कुछ काल्पनिक रेखा। काल्पनिक का मतलब जो वास्तविक में नहीं होती, थोड़ा सा मान के चले हैं। या आपने कभी ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के अंदर जो रेखाएं दिखाई देगी आपको, या आपने कभी एटलस देखा हो तो वहां पर जो रेखा दिखाई देगी वे सब क्या है, काल्पनिक है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है। तो जो पृथ्वी के समानांतर खींचे जाने वाली रेखा है, पृथ्वी के समानांतर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा है। समानांतर का मतलब जो पृथ्वी पर पड़ी हुई रेखा बोलते हैं जिनको, ये क्या होती है, सब की सब हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। क्या होती है, सब अक्षांश रेखाएं होती है। तो अक्षांश रेखा की अगर परिभाषा की बात करें तो वह रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर समानांतर रूप से खींची गई हो, इसे क्या कहते हैं, हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब जो अक्षांश है इसमें सब जो हर अक्षांश हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कुछ जो याद रखने की चीजें हैं। जैसे अक्षांश है तो इसमें से सबसे पहले तो इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब जो सबसे मिड में, जो सबसे मध्य में जो रेखा है इसे क्या कहा जाता है। सबसे पहली चीज जो अक्षांश रेखाएं है इनकी संख्या 180 होती है। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है उनकी संख्या कितनी होती है साथियों, 180 होती है। ये होती कैसे है, देखो सबसे पहले जो मध्य में है, जो पृथ्वी को बिल्कुल 2 भागों में बांटते हैं उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जो ये बिल्कुल आपको बीच में दिखाई दे रही होगी, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है, इसे क्या नाम देते हैं, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। इसी का एक नाम क्या है, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा वह अक्षांश है जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में बांटता है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहली तो चीज जो विषुवत रेखा की उत्तर दिशा में है, ऊपर में है, तो इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये पूरा का पूरा यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाओगे तो जो गोलार्ध बनेगा इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब समझ रहे, आधा गोला। गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा भाग। यानी जब पूरा कंप्लीट सर्कल है जिसका हाफ भाग होगा, जो आधा भाग होगा, इसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, गोलार्ध बोलते हैं। तो जो विषुवत रेखा की उत्तर दिशा में है तो उत्तरी गोलार्ध, जो विषुवत रेखा के दक्षिण दिशा में है ये कंप्लीट, इसे बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है तो दक्षिण गोलार्ध। अब यहाँ पर जो होती है ये हर 1 डिग्री के बाद, हर 1 डिग्री कोण अगर हम देख रहे हैं, हर 1 डिग्री में एक रेखा खींची जाती है। हर 1 डिग्री के पश्चात एक रेखा खींची जाती है। यदि मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा और 90 डिग्री में कितनी रेखा खींचेगी, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 रेखाएं। तो अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90 रेखाएं। इसी प्रकार यदि दक्षिण की बात करें, दक्षिण में भी जो अक्षांश रेखा होगी उनकी संख्या कितनी होगी साथियों, 90। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 180। 90 और 90 180 हो गई। लेकिन ये अक्षांश रेखा खींची क्यों गई, यदि अक्षांश रेखा की बात करें तो जो एक अक्षांश है, यानी कि मान के चले ये 1 डिग्री है और ये कहां पे 2 डिग्री अक्षांश, ये 1 डिग्री अक्षांश, ये 2 डिग्री अक्षांश। इन दोनों के जो मध्य की आप दूरी देखोगे, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कहने का जो अर्थ है 2 अक्षांशों के जो मध्य दूरी होगी वह कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। 2 अक्षांशों की जो मध्य दूरी होगी वो कितना होगी, 111 किलोमीटर।
अब इसका दूरी का तो मतलब समझ आ गया कि ठीक है 111 किलोमीटर दूरी होती है, लेकिन आपने एक चीज गौर करी होगी कि जो विषुवत रेखा वाली जो अक्षांश की लाइन है वह सबसे लंबी लाइन है, और इसी प्रकार जितना हम उत्तर में की हो जाएंगे, जितना भी हम दक्षिण की हो जाएंगे, इनकी लंबाई क्या होगी, कम होती चली जाएगी, इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथियों इन्हें बोलते हैं हम ध्रुव यानी कि पोल। ये होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। तो ये जो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती जाती है। अगर अगला पॉइंट हम बना के लिखे, क्या पॉइंट हो जाएगा कि जो ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। यानी कि जितना हम विषुवत रेखा से दूर जाएंगे, जितना भी 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे या नीचे जाने पर क्या होगा, इनकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको कि दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है साथियों, 111 किलोमीटर। अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अब बात देखते हैं कि ये कर्क रेखा क्या होती है और ये मकर रेखा का क्या सिस्टम है। अब साथियों आप सभी को पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो हमारी अर्थ है, अगर आप इसे कभी अर्थ ग्लोब में देखोगे तो आपको थोड़ा सा तिरछी दिखाई देगी पृथ्वी। वो इसका रीजन यही है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण से 23.5 डिग्री का कुछ अलग ही महत्व रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। अब होता क्या है, मान के चलो ये हमारा अर्थ हो गया, दोबारा से बना लेते हैं इसको। तो जो सबसे मध्य में है इसी का नाम क्या रखा हमने, 0 डिग्री या भूमध्य या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा जुपिटर भी से बोल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब यहां से अगर स्टार्ट करें 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे होते 90 तक जाएगी, और दक्षिण में भी ऐसे होगा 1 2 3 और 90 तक ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री है और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री है। उत्तर दिशा में जो 23.5 डिग्री है इसे कहा जाता है कर्क रेखा। उत्तर दिशा में जो 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है, दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसको कहा जाता है मकर रेखा। उत्तर दिशा में जो कर्क रेखा, उत्तर में जो 23.5 डिग्री है उसे क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा। और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है उसको क्या नाम है, मकर रेखा। अब साथियों आपने भारत का अक्षांश विस्तार आपने जरूर पढ़ा होगा कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। यदि भारत के अक्षांश विस्तार की बात करूं, भारत का जो अक्षांश विस्तार है, भारत का अक्षांश विस्तार वह कितना है, 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक। यानी कि 84,370 मैंने याद करने के लिए बोला था आपको, 8.4 से लेकर 37.6 तक। अब भारत किस गोलार्ध में है, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि भारत कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ पे है भाई, उत्तरी गोलार्ध में। यदि भारत की बात करें, भारत कर्क रेखा के विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए भारत किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में। अब एक बात गौर करने की है, जब भारत 8.4 से शुरू होता है, भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8.4 से स्टार्ट होगा और 37.6 तक चलेगा, 37.6 तक। यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर अब ये 23.5 डिग्री एक रेखा आपको भारत के मध्य से गुजरती हुई दिखाई देगी। तो जो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरेगी, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कर्क रेखा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजर के जाएगी, कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा होती क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर का मतलब होगा जो भूमध्य रेखा यानी कि जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में होगा तो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है।
तो मकर रेखा तो भारत से नहीं जाएगी क्योंकि 8.4 से स्टार्ट हो रहा है, मकर है दक्षिण में, तो मकर का तो काम नहीं है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरेगी? कर्क रेखा। अब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाएगी? यदि कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाएगी? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से जाएगी? भारत के 8 राज्यों से। अब एक बार ये 8 राज्य देख लेते हैं, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज जो कर्क रेखा है भारत के गुजरात से स्टार्ट होगी, ऐसे इस तरह से आएगी और ऐसे ऐसे कहां पे चली जाएगी? सीधी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी है, थोड़ा सा चलो कर ही लेते हैं इसे थोड़ा। ये इस तरह से आपको दिखाई देगी, आप अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है, जो उत्तर दिशा में है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा जाएगी? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाएगी? होकर 8 राज्यों से। अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले साथी यहाँ पर एक राज्य होगा गुजरात। कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, गुजरात। और यहाँ पर एक राजस्थान है, राजस्थान का बहुत थोड़ा सा पोर्शन, बहुत छोटा सा भाग जाएगा राजस्थान। तो गुजरात, गुजरात के बाद क्या आ जाएगा साथियों? राजस्थान। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान से आप थोड़ा सा आगे निकलोगे, ये बिल्कुल भारत के मध्य में एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, एमपी जिसे बोल देते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद एक राज्य जो आएगा छत्तीसगढ़ बोलते हैं इसे, छत्तीसगढ़, CH। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद क्या हो गया साथियों? छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद जो राज्य आएगा उसका नाम है झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा? झारखंड। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद क्या आ जाएगा साथियों? पश्चिम बंगाल। हो गया यहां तक का? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर एक राज्य है त्रिपुरा। यहाँ पर एक राज्य है त्रिपुरा, जिसे बांग्लादेश ने 3 ओर से घेरे हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा। और जो यहाँ पर जो स्टेट पड़ेगा वो पड़ेगा मिजोरम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान का बहुत छोटा सा पोर्शन लगेगा, बहुत छोटा सा भाग लगेगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के कितने राज्य हो गए जिससे करके रेखा जाएगी? 8 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। तो भारत के कितने राज्यों से करके रेखा जाएगी? तो 8 राज्य। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये तो याद रह जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो मिजोरम है, मिजोरम के स्थान पर यहाँ पे आपको मणिपुर दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, मिजोरम के स्थान पे क्या दे देगा साथियों? यहाँ पे मणिपुर दे देगा। और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिजोरम है कि मणिपुर है। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आप, क्योंकि जो उम्र होती है ना, ये ट्रिक पे ज्यादा फोकस रखती है इसमें। तो ट्रिक क्या होती है? एक बहुत सिंपल सी है, राम झा के 6 बंगु मित्र। ट्रिक क्या है साथियों? राम झा के 6 बंगु मित्र। अब सबसे पहली तो चीज, के से कौन सा राज्य बनेगा? केरला। के से कौन सा राज्य बनेगा? केरल। और केरल हमने कल वाली राज्य में, कल वाली जो वीडियो हुई थी इसमें देखा था कि भारत के दक्षिण में है। केरल कहाँ पे था? यहाँ पे था। ठीक है, तो केरल तो इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, केरल का तो काम नहीं है। बाकी हर जो लिखा हुआ है, हर जो हमारे पास अक्षर है, हर किसी का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? राजस्थान। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। रा से राजस्थान। एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एम से मध्य प्रदेश। झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। झा से झारखंड। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छ से छत्तीसगढ़। बै से बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या हो जाएगा? गुजरात। गु से गुजरात। मी से मिजोरम। मी से मिजोरम। और तय से त्रिपुरा। त्रय से
त्रिपुरा। ये 8 राज्य है, इनको 8 को जरूर देख लेना है। क्या ट्रिक है? राम झा के 6 बंगो मित्र, राम झा के 6 बंगो मित्र। के इसमें साइलेंट रहेगा, अदरवाइज सभी का इसमें कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। रा से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, च से छत्तीसगढ़, बै से बंगाल, ग से गुजरात, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हो गए जिनके जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब केवल यहीं तक शामिल नहीं है, क्वेश्चन इसके आगे भी पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? कर्क रेखा का सबसे अधिक जो भाग है किस राज्य से होकर गुजरता है? तो जो कर्क रेखा है भारत के जो राज्य है मध्य प्रदेश, भारत का जो मध्य प्रदेश है वहां से सबसे अधिक गुजरती है। यानी कि सबसे अधिक जो भाग भारत का राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और सबसे कम भाग किस राज्य से होकर जाता है कर्क रेखा का? तो हो जाएगा राजस्थान। सबसे कम भाग किससे होकर गुजरता है? राजस्थान। तो देखो राजस्थान का बहुत छोटा सा एक यहाँ से राजस्थान स्टार्ट होगा और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक ये पोर्शन निकलेगा, तो मात्र इतना सा है। जबकि एमपी पूरे बिल्कुल एमपी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। तो सबसे जो अधिक भाग है कर्क रेखा का वह मध्य प्रदेश से गुजरेगा और सबसे जो कम पार्ट है वह कहां से गुजरेगा? राजस्थान से। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये नोट हो गए। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश क्या होता है? पलटी पर खींचे जाने वाली समांतर रेखा को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाएगी? 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाएगी। कौन कौन से है? राम झा के 6 बंगो मित्र, राम झा के 6 बंगो मित्र। रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, बै से बंगाल, गो से गुजरात, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। अब सबसे अधिक जो भाग है वह किस राज्य से है? एमपी से। और सबसे कम जो भाग है वह किससे है? राजस्थान से है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि वह राजधानी कौन सी है? जो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर बसी हुई है। तो कर्क रेखा के जो ऊपर स्थित है वह रांची। ठीक है, झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य है और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? रांची। कैपिटल कौन सी है इसकी? रांची। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। झारखंड की जो राजधानी है रांची वह कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। उसके बाद यदि बात करें, एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत सिंपल सा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के समीप है? किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा, कर्क रेखा के समीप है? कर्क रेखा के समीप। इस बार इसने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर होना चाहिए, कर्क रेखा के समीप पूछ रहा है। तो कर्क रेखा के जो समीप होगी, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल। कर्क रेखा के जो समीप राजधानी है वह कौन सी है? भोपाल। और भोपाल किस राज्य की राजधानी है? मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा के ऊपर स्थित राजधानी रांची, किसके? झारखंड की। और किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के समीप है, यानी कि नजदीक में है। नजदीक कौन सी हो जाएगी? भोपाल। किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो कर्क रेखा में अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ आपके लिए नहीं है। एक पॉइंट और लिख लेना, वैसे ये नदी जब भारत की चलेगी तो वहां पर हो जाएगा कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? क्या क्वेश्चन होगा? कर्क रेखा को, कर्क रेखा को कौन सी नदी, कौन सी नदी, रिवर, कौन सी नदी 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वह कौन सी हो जाएगी? राजस्थान में एक नदी है माही नदी, राजस्थान में एक नदी है माही। कौन सी रिवर है? माही नदी। और माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटेगी। सब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है एग्जाम में। माही नदी जो है राजस्थान में, इसी के लिए इंपोर्टेंट है मुख्यतः। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मिल गया सीधा के सीधा। क्या क्वेश्चन होता है? कर्क रेखा को कौन सी नदी, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वो कौन सी हो जाएगी? माही नदी। माही
किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। तो कर्क रेखा में आपको इतना ही अभी ध्यान रखना है। बाकी जब अक्षांश और देशांतर की जब विश्व भूगोल पे हम आएंगे तो विश्व भूगोल की जो पहली वीडियो होगी अक्षांश और देशांतर पे बनेगी, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्लियरिटी से आती चली जाएगी। अब हम भारत के बारे में बात करें तो भारत की जितनी चीजें हैं, भारत में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कर्क रेखा से, ठीक है। तो कर्क रेखा को इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद यदि बात करें हम भारत का समय रेखा, जो मानक समय है, यदि हम इस पर चर्चा करें तो एक बार अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहां से, ठीक है। अब साथियों बात कर लेते हैं थोड़ा देशांतर की। जो देशांतर रेखा क्या होती है, क्योंकि जो हमारा समय रेखा है, समय रेखा किस पर डिपेंड करेगा? ये देशांतर रेखा पर, ठीक है। अब सबसे पहली चीज देशांतर रेखा होते क्या है? जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा, इस पर भी हमने चर्चा की थी अगर आपने देखा होगा। देशांतर क्या होती है? प्रवृत्ति पर खींचे जाने वाली लंबवत रेखाएं, प्रवृत्ति पर खींचे जाने वाली लंबवत जो रेखाएं है, लंबवत रेखाएं को क्या कहा जाता है? देशांतर। और ये रेखाएं भी कैसे होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक, काल्पनिक इन द सेंस कि वास्तविक नहीं होती है, रियल नहीं होती है, ये केवल मान ली जाती है मैप में। तो जो रेखाएं प्रवृत्ति के समानांतर खींची जा रही थी तो अक्षांश, और जो रेखाएं प्रवृत्ति के लंबवत खींची जाएगी, लंबवत कौन सी हो रहेगी हमारे पास? देशांतर रेखा। अब फिर से वही मैप थोड़ा सा, अब देखो ये वाली तो हमने पढ़ ली, अब कौन सी पढ़नी है हमको? ये पढ़नी है, ये वाली रेखा। ये क्या होती है? देशांतर होती है। सबकी सब क्या होती है? देशांतर रेखा होती है, ठीक है। जो प्रवृत्ति पर इस प्रकार से खींची जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? हमारी देशांतर रेखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देशांतर क्या होती है? प्रवृत्ति पर खींची जाने वाली लंबवत रेखा, प्रवृत्ति पर खींची जाने वाली लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब जो देशांतर होती है, जो लंबवत रेखाएं होती है, इनका काम क्या होता है? सबसे पहले इनकी अगर हम संख्या की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है? तो जो देशांतर रेखा होती है इनकी संख्या होती है 360। इनकी जो संख्या होती है ये कितनी होती है? 360 होती है। 1 डिग्री में एक रेखा खींची जाएगी, 1 डिग्री में एक रेखा खींची जाएगी। और जो हमारा पूरा सर्कल होता है, जो पूरी गोला होता है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो जो पूरा सर्कल हो गया 360 डिग्री का है, तो इसलिए देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वह कितनी है? 360 है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? देखो पृथ्वी आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य के चक्कर लगा रही है। जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, घूमती है। अब जो ये घूमती है, पूरी पृथ्वी कितने घंटों में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है? सॉरी, अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? पृथ्वी की दो तरह की वो होती है गति, एक तो सूर्य की परिक्रमा करेगी जिसको बोलते हैं परिक्रमण काल, और एक होता है घूर्णन काल, यानी कि अपने अक्ष पे जो घूमेगी, जिससे दिन रात होता है, वह कितने घंटे का होता है पूरा। तो पृथ्वी का जो घूर्णन समय है वो 24 घंटे का है, 24 घंटे का। यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में जहां से स्टार्ट होगी वहां पर घूम जाएगी। मन ऐसे समझो कि ये पूरी हमारी क्या है? एक अर्थ है। ये जो अर्थ है यहाँ से स्टार्ट हुआ घूमना, अब ये ऐसे ऐसे करके पूरा घूमेगी गोल गोल, और घूमने के बाद ये फिर से कहाँ जाएगी? यहाँ पर। तो जो इसका सामने वाला पिस्ता यहीं पे आ जाएगा कितने घंटे के बाद? 24 घंटे के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में, 24 घंटे में। यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे का होता है। अब हमें निकालना है कि 1 डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने में पूरा 24 घंटे लेती है। पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने में पूरे 24 घंटे लेते हैं। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो हम इसे निकाल लेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज, एक दिन में कितने मिनट हो जाएगी? मिनट निकाल लो, तो 24 इंटू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 गुना के 24 हो जाएगा। यहां से क्या निकलेगी? पूरे दिन की कितनी मिनट होगी, ठीक है। अब पूरे दिन में कितने डिग्री घूमेगी पृथ्वी? बट्टे में ये रख लो, ठीक है, भाग में 360। तो एक दिन की कितनी मिनट होगी? 24 इंटू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और जो अपोन में आ जाएगा कितना हो जाएगा?
360 आ जाएगा, यानी कि पूरा दिन में कितना डिग्री घूम रही है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे 0 से 0 गई, 6 से 36 6 बार गया, और 6 से ये 4 बार, तो कितने मिनट आए गई 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। एक तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी 1 डिग्री चलने में, पृथ्वी 1 डिग्री चलने में कितना समय लेती है, तो 4 मिनट का। अक्षांश का काम था दूरी निकालने का, अक्षांश का जो मुख्य काम था वो कौन सा है, दूरी का, और जो देशांतर है इसका जो मुख्य काम होगा किससे होगा, समय से होगा। तो पृथ्वी 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लेती है। अब अगर मैं कहूं 15 डिग्री चलने में कितना समय लेगी, 15 डिग्री चलने में क्या लेगा, 1 घंटा लेगा। 15 डिग्री में 1 घंटा, भाई 1 डिग्री में 4 हो गया, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट, तो 15 में 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 घंटा। तो 15 डिग्री चलने में पूरा 1 घंटा लेगी। अब सबसे पहली चीज कि पृथ्वी का कोई ना कोई तो मानक समय भी होगा। अब यदि आपने देखा होगा कि भारत के हर किसी व्यक्ति का, किसी भी स्टेट में आप जाओगे तो वहां पर सभी के लिए एक घड़ी होगी, एक मानक समय होगा। अब उसी प्रकार विश्व में भी कहीं ना कहीं एक समय होगा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जिससे हर किसी का टाइम मैच होता रहे, तो सबसे पहले जो यहाँ पे एक 0 डिग्री जैसा अक्षांश था, उसी प्रकार बिल्कुल जो मध्य से रेखा गुजरेगी इसे बोल लेते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो इंग्लैंड का जो लंदन राजधानी है, इंग्लैंड है जो, इंग्लैंड की लंदन पड़ेगा, और लंदन इसकी कैपिटल है इंग्लैंड की, जो भारत में 200 वर्षों तक राज करके गए अंग्रेज, उन्हीं की राजधानी है लंदन। और यहाँ का एक शहर है ग्रीनविच, लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, लंदन का एक शहर कौन सा होगा, ग्रीनविच। तो जो 0 डिग्री रेखा है वो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला जो इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री रेखा है उसको क्या कह रहे हैं हम, ग्रीनविच रेखा भी बोल रहे हैं, 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच रेखा। अब ये रेखा बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इसी कारण पूरे विश्व का टाइम जोन यहीं से लिया गया है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, ऐसे मानक समय, विश्व का मानक समय या संसार का मानक समय, संसार का मानक समय। संसार का जो मानक समय है यह किसे माना जाता है, ग्रीनविच रेखा को माना जाता है, 0 डिग्री देशांतर को माना जाता है। आपने हर किसी ने बचपन सामान्य गुजरा होगा आपका भी, तो यहाँ पे आपने छोटा जो फोन होता है उसमें आप टाइम सेट करते होंगे, उसमें लिखा रहा है GMT प्लस 5.5 घंटे, GMT 5.5। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारत का जो मानक समय है, आपने अगर फोन में कभी भी टाइम सेट किया होगा तो आप कौन सा चूज करते होगे, GMT प्लस 5.5। ये क्या हो जाएगा, भारत का 5.5 घंटे। अब ये है क्या सिस्टम, अब सबसे पहले तो जो GMT होता है, GMT का मतलब क्या है, विश्व का जो मानक समय है, ग्लोबल जो मानक समय है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री से भारत का समय क्या है, 5.5 घंटे का अंतर है, और प्लस क्यू या माइनस क्यू इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर कि पृथ्वी की जो लंबवत खींचे जाने वाली रेखा है काल्पनिक, उसको देशांतर कहते हैं। और एक जो पूरी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखा की संख्या है वह कितनी है, 360 है, 360 देशांतर रेखा है। अब 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर है, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर है। तो 15 डिग्री चलने में पृथ्वी कितने घूमेगी, 1 घंटा। तो 15 डिग्री अगर चलना है तो 1 घंटा पृथ्वी को चलना पड़ेगा। अब सब जगह का समय अलग अलग न हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, यहाँ पे पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती थी 0 डिग्री, और वो लंदन के एक शहर से गुजर रही थी, तो इसी का नाम है ग्रीनविच। इसे क्या मान लिया, पूरे संसार का समय मान लिया। यानी कि अब संसार में जो भी समय होगा वो इसी के निर्धारित होगा, किसी का इससे ज्यादा होगा, किसी का इससे कम होगा। अब एक चीज आपको पता होगा, सूरज किस दिशा से निकलता है। अगर हम पृथ्वी से देखें तो सूरज कहाँ से दिखाई देगा, सबसे पहले आपको पूर्व में दिखाई देगा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, शाम के टाइम पश्चिम में जाएगा। तो जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जो राज्य है या जो देश है, तो जो ग्रीनविच रेखा के स्थान पूर्व दिशा में है, ग्रीनविच रेखा के जो स्थान पूर्व दिशा में है, वह हमेशा टाइम वहां पे कौन सा आएगा, प्लस का समय आएगा, टाइम कहीं में आएगा धनात्मक। यानी कि ग्रीनविच से पहले उन राज्यों में सूरज दिखाई देगा, ग्रीनविच से पहले उन राज्यों में उन स्थानों पर सूर्य आपको दिखाई देगा। और जो रेखा जो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम दिशा में है, जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम दिशा में है,
वहां का समय क्या होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। माइनस का अर्थ क्या होगा, ग्रीनविच रेखा के बाद में यहाँ पे सूरज आपको दिखाई देगा। तो प्लस का जो सिस्टम है वो क्या है, क्योंकि भारत जो है, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर है अक्षांश के आधार पर और पूर्व कहाँ पे देखा था हमने, देशांतर के आधार पर। पहली वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण भारत का जो समय है वो कैसे, प्लस का है। अब ये 5.5 घंटे का क्या सिस्टम है, यदि हम 5.5 घंटे की बात करें, ये क्या सिस्टम है। चलो ये तो बात यहाँ तक ठीक है, 4 मिनट का अंतर आया, लेकिन 5.5 कहाँ से आया है। सबसे पहली चीज, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय अगर विस्तार की बात करें, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68.7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट तक है। 67.7 से लेकर 97.25 तक भारत का अक्षांश विस्तार है। इवन यहाँ पे जो गुजरात राज्य है, यहाँ के अगर आप अक्षांश देखोगे तो कौन आ जाएगा, यहाँ पे 68 आ जाएगा, 68.7 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप AB में जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, तो यहाँ पर 97.25 होगा। और मैंने अभी बात की है 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री चलने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 68 और 97 लगभग 29-30 डिग्री का अंतर हो जाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और जब 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर है, तो 30 डिग्री चलने में कितना मिनट का अंतर आ जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट और 120 मिनट को क्या लिख देते हैं, 2 घंटा। 120 मिनट को क्या हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, यहाँ पे 2 आवर हो जाएंगे। तो अब अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की कंपैरिजन में क्या होता है, 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है। कारण क्या है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। तो पूर्व में सूर्य पहले दिखाई देगा, पश्चिम में बाद में जाएगा। तो कहने का अर्थ है, यदि 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में, यदि 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूर्य निकलता है, तो गुजरात में किस समय दिखाई देगा, 7 बजे दिखाई देगा, क्योंकि 2 घंटे पहले ऐसे निकल के जाएगा। 2 घंटे क्यों आए, अक्षांश, इनके जो देशांतर विस्तार है उसके आधार पे हमने देख लिया। अब अगर हम ये सिस्टम रखें भाई 68.7 गुजरात में, तो हर राज्य में अलग अलग समय हो जाएगा। गुजरात का कुछ और समय आएगा, आप थोड़ा मध्य प्रदेश में जाओगे वहां पे कुछ और समय आएगा, थोड़ा और इधर जाओगे तो आपको कुछ और समय देखने को मिलेगा। तो ऐसे तो भारत की जो घड़ी वाली कंपनी थी वो परेशान हो जाती है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इन्हें क्या किया गया, इन दोनों का जो भारत का देशांतर विस्तार है 68.7 और 97.25, इन दोनों को जोड़ दिया गया और दोनों का बिल्कुल एक औसत निकाल दिया। अब औसत क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, पदों को योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। यानी कि इन दोनों का एक ऐसे अक्षांश निकाल लिया जो भारत के बिल्कुल बीच हम से गुजरता है। कह लगे ना तो हम इधर की सुनेंगे और ना इधर की, ठीक है। दोनों के बिल्कुल बीच से निकाल लिया और एक जो अक्षांश निकला है इन दोनों के मध्य है वो निकला है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री अक्षांश। तो औसत इन दोनों का एक निकाल लिया और औसत निकलने के बाद जो समय निकल गया, जो डिग्री निकल के आए वो कितने आए हमारे पास, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय माना गया। 82.5 जो डिग्री रेखा है, 82.5 जो डिग्री देशांतर है, इसे क्या माना गया है, भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय रेखा। तो भारत का मानक समय रेखा किसे माना गया है, 82.5 डिग्री को। अब 82.5 डिग्री ये पूर्वी है कि पश्चिम है, क्वेश्चन में आपको दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन में आपको पूर्व भी मिलेगा और पश्चिम भी मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत विषुवत, ये जो हमारी ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में स्थित है। तो भारत कहाँ पे मिलेगा, ये वाला पोर्शन क्या है, भारत का है। इधर वाले सॉरी, यहाँ पे जो भारत है ये कहाँ पे, भारत है। अब जब ये भारत है तो ये 82.5 डिग्री कौन सा आएगा, पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। अब इसे मैं रब कर रहा हूं, यहाँ पे उधर देखते हैं अब क्या सिस्टम है ये। तो यहां तक बात समझ आ गई कि भारत जो 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगेगा, 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगेगा। और देशांतर क्या होता है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर लंबवत खींची गई है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर लंबवत खींची गई है। और यदि बात करें विश्व विकास समय कहां से लिया गया है, तो ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां पे, लंदन का एक शहर है, लंदन का एक शहर है। और लंदन किसकी कैपिटल है, लंदन किसकी राजधानी है,
लंदन है इंग्लैंड की राजधानी, तो इंग्लैंड का एक शहर पड़ेगा ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से क्या लिया गया, पूरे विश्व का समय लिया गया और इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। जो देश इसके पूर्व दिशा में है समय धनात्मक आएगा यानी कि प्लस में आएगा, और जो पश्चिम में है तो उसके माइनस में आएगा। अब भारत का मानक समय किसे माना गया है, तो जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय इसे 82.5 डिग्री को माना गया। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री को माना गया है। अब सबसे पहली चीज तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक तो इसे ध्यान रखना है। अब जो 82.5 डिग्री है ये भारत के कितने राज्य से जाएगा। अब जब 82.5 डिग्री भारत का समय है तो कहीं ना कहीं भारत से गुजरेगा, तो ये इस प्रकार से यहाँ से भारत से जाएगा, ठीक है। ये भारत से ऐसे निकलेगा, नेपाल से होते इसके नीचे भारत में को होते हुए, तो 82.5 डिग्री कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको पोर्शन, ये कौन सा होगा, पूरा 82.5 डिग्री होगा। तो 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से जाएगा। 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से। सबसे पहली तो चीज जो पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपने यूपी पुलिस, मुझे लग रहा है मेरे भाई जितने मेरे साथ जुड़े हैं अधिकतर यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो हर स्टेट के हैं, हर जगह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि पूरे भारत की बात चल रही है तो पूरे भारत में हर राज्य आ जाएंगे, तो सभी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक पॉइंट अलग से है। क्या पॉइंट है वो, कि जो 82.5 डिग्री है, जैसे ग्रीनविच से जो 0 डिग्री रेखा है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, 0 डिग्री रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उसी प्रकार जो 82.5 डिग्री है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है मिर्जापुर। इलाहाबाद के नजदीक आपको देखने को मिलेगा, ये इलाहाबाद के नजदीक है कौन सा है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर से ये रेखा होकर गुजरती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, भारत की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। मिर्जापुर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे इलाहाबाद का नहीं मिलेगा। अगर मिर्जापुर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो इलाहाबाद का एक छोटा सा शहर है, इलाहाबाद का एक शहर है नैनी, इलाहाबाद का एक शहर है नैनी। तो या तो आपको मिर्जापुर मिलेगा या आपको नैनी मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मिर्जापुर से होकर क्या गुजरते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा, वो सॉरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है, और इसे क्या कहते हैं, मानक समय रेखा भारत का। अब मैंने कहा ये 5 राज्य जाते हैं। सबसे पहले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो यूं सबसे पहले यहाँ पे एक राज्य आ जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, नेपाल से जो बॉर्डर साझा करता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण में आ जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिण में आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आप दक्षिण में जाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा टच करेगा बॉर्डर का उड़ीसा का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये आंध्रा का बॉर्डर है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हो गए हमारे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद क्या आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये 5 राज्य है जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरते हैं, कि भारत का जो मानक समय है वो यहाँ से गुजरता है, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है 5 राज्य देख ली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने 5.5 घंटे कहाँ से लेके आए। कुछ भाई कह रहे होंगे कि ये 5.5 घंटे का क्यों नहीं बता रहे, 5.5 घंटे क्या है। अब मैंने एक बात बताई है कि जो 1 डिग्री देशांतर चलने में आपको 4 मिनट का समय लगेगा, 1 डिग्री चलने में आपको 4 मिनट का समय लगेगा। तो अब मुझे ये बता दो 82.5 डिग्री में कितना समय लगेगा, तो 82.5 की इसमें गुना करोगे आप 4 में गुना करोगे, 82.5 की 4 में गुना करोगे तो 0.003, यानी कि एक पॉइंट खत्म हो गई, कितना बचेगा आपका 330 मिनट। अब 330 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, तो 330 मिनट का मतलब होगा 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। अब 5.5 घंटे का सिस्टम समझ आ गया कि 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, तो इसलिए क्या समय निकलेगा यहाँ पे 5.5 प्लस का मैंने बता दिया जो देश ग्रीनविच के पूर्व में पड़ेंगे, जो देश ग्रीनविच जो रेखा थी उसके पूर्व दिशा में है तो समय कैसे आएगा, प्लस में आएगा।
और जो देश पश्चिम में है, जो राजस्थान पश्चिम में है, वहां पे क्या आएगा, समय माइनस में आएगा। तो इसी प्रकार भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है जरूर। तो क्या बात हुई थी, अक्षांश की थोड़ा सा हमने देख लिया है, देशांतर को देख लिया है। देशांतर हमने 82.5 डिग्री देख लिया है, किन किन राज्यों से जा रही है, कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे रखते हैं, और कल की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, पर्वत स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत के जो पर्वत है, ठीक है, पर्वत हो जाएगा। और थोड़ा सा हम देखेंगे कि कोस्ट कौन सा है, पश्चिमी कोस्ट को क्या नाम देते हैं, जो पश्चिमी तट है इसे क्या नाम देते हैं, पूर्वी तट को क्या नाम है। कुछ समुद्री विभाजन होता है राज्यों के लिए, जो स्टेट है, देशों के लिए क्या होता है, समुद्री विभाजन होता है कि कहाँ तक समुद्र में किसका अधिकार है। तो हम समुद्री सीमा का अध्ययन करेंगे और थोड़ा पर्वत को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना रखते हैं। और साथियों, आप थोड़ा साथ दीजिएगा, हमारा अभी चैनल नया है तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ के साथ आपको शेयर भी करना है। कुछ भाई के मैसेज आए थे कि हमारा जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे वीडियो डालने के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो नहीं ओपन हो रहा है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले जो बेल आइकन होती है सब्सक्राइब की बिल्कुल बराबर में, तो बेल आइकन के 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जो सबसे ऊपर होता है ऑल सब्सक्राइब, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन का आपको उस पर टच करना है, यानी कि बेल आइकन पे टच करना है। तो सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन पे टच करें। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए।